Hello students, I am Sonal Bharadwaj. You are watching Basic Learn Academy. This is discussion part episode 2 chapter chemical reactions and equation CBSE class 10th. तो आज के इस एपिसोड में हम ये फॉलोइंग टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा केमिकल इक्वेशन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, इस एपिसोड में हम जानेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं, और केमिकल इक्वेशन में कितने प्रकार के होते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये सब पढ़ेंगे आज। और अंतिम में हम फिर पढ़ेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, हाउ टू मेक मोर इन्फॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन। तो आज के इस एपिसोड में यही सब बातें करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो के मजे लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम केमिकल इक्वेशन समझते हैं। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन इट इज नोन एज अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं उन्हीं के सिंबल्स और फार्मूला का उपयोग करके, उन्हीं के सिंबल और फार्मूला की मदद से केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी मेथड को केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। केमिकल इक्वेशन जो है वो शॉर्ट हैंड मेथड है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। केमिकल इक्वेशन जो है वो केमिकल रिएक्शन का शॉर्ट हैंड मेथड है रिप्रेजेंट करने का, बस यही समझना है। अब देखिए, जैसे एग्जांपल, जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। ये जो मैंने एग्जांपल अभी आपको बताया था, मैंने पिछले ही वीडियो में आपको इवोल्यूशन ऑफ गैस पढ़ाया था, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक यही था, इवोल्यूशन ऑफ गैस। उसी का जो पहला एग्जांपल है मैंने उसी को लिखा है। एग्जांपल देखिए क्या था, जिंक मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो यहीं पे हाइड्रोजन जो होते थे वो इवॉल्व होते थे, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस हमने पढ़ा था। तो ये जो है इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। कि क्या, कौन सा इक्वेशन कहते हैं? वर्ड इक्वेशन कहते हैं। ये वाला इक्वेशन वर्ड इक्वेशन है। जो केमिकल इक्वेशन होते हैं वो उसको हम किस तरह से, इसी का हम सिंबल लेकर, अभी आपको यहीं पे बताया था, जो भी सब्सटेंस इन्वॉल्व में केमिकल रिएक्शन का, उसी का सिंबल और फार्मूला का उपयोग करके हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसी मेथड को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे जिंक है, जिंक का फार्मूला Zn, हमने Zn लिख दिया, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, डाइल्यूट हो या फिर कुछ भी कंसंट्रेटेड हो, H2SO4 ही होगा फॉर्मूला। जिंक सल्फेट ZnSO4, ZnSO4। अब कुछ बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं है, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, इस वीडियो में भी मैं बोल रहा हूँ कि आप लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री खरीद के बुक आप याद कीजिए फॉर्मूला सारे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या हो जाते थे, इवॉल्व हो जाते थे। यहाँ पे हमें इवोल्यूशन नहीं दिखाना है गैस का, सिर्फ H2 लिख के छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं बस आपको इक्वेशन बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे इवोल्यूशन नहीं बता रहा था मैं। तो इवोल्यूशन वैसे होगा हाइड्रोजन गैस का, लेकिन मैं अभी छोड़ रहा हूँ बस। तो ये समझ में आ गया। तो ये जो है, ये क्या है, ये केमिकल इक्वेशन है, ये केमिकल इक्वेशन है, ये वर्ड इक्वेशन, दिस इज वर्ड इक्वेशन, दिस इज वर्ड इक्वेशन एंड दिस इज केमिकल इक्वेशन, दिस इज केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गया? ये क्या है केमिकल इक्वेशन, क्या है? यह केमिकल इक्वेशन जो है वो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का शॉर्ट हैंड मेथड है, शॉर्ट हैंड मेथड है। ये आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो। फिर से मैं बोल रहा हूँ, याद करना मेरे साथ। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, मेथड किसका? रिप्रेजेंटिंग, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। केमिकल इक्वेशन जो है वो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है।
जिसमें कि हम मदद लेते हैं सिंबल्स और फॉर्मूला के, किसके, जो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं उन्हीं के सिंबल्स और फॉर्मूला की मदद से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में। समझ में आया? देखा आपने यहाँ पे वर्ड इक्वेशन था ना, केमिकल रिएक्शन से हमने वर्ड इक्वेशन बनाया, वर्ड इक्वेशन से हमने केमिकल इक्वेशन बना लिया। आप जिंक डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के ये बना सकते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये वर्ड इक्वेशन है और ये केमिकल इक्वेशन है। समझ में आ गया ये बात? तुम ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये एक फॉर्मूला और हम बोल सकते हैं इसका कि अ केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन के बाद हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन समझते हैं हम क्या है। A balanced chemical equation has an equal number of atoms of different each elements in the reactants and products। मतलब रिएक्टेंट हो या फिर प्रोडक्ट हो, जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं लेफ्ट में, सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद रहेंगे राइट में, और जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे प्रत्येक एलिमेंट की वो भी सेम रहेंगी बोथ साइड, रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी। तब जाके इक्वेशन, जो केमिकल इक्वेशन होंगे वो बैलेंस्ड होंगे। तब हम कहेंगे कि जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है, तब हम उसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। जैसे यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी गई है, Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। अब यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में हम दोनों में अभी नंबर जानेंगे, नंबर ऑफ जिंक, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ सल्फर एटम और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखिए जिंक एटम का नंबर देखिए, सबसे पहले यहां एक है लेफ्ट साइड, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। एरो के लेफ्ट साइड रिएक्टेंट्स होते हैं, एरो के राइट साइड प्रोडक्ट्स होते हैं। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट, और जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं, न्यू प्रॉपर्टीज के साथ उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। अब देखिए रिएक्टेंट में Zn कितने, एक ही है मात्र, और प्रोडक्ट में Zn कितने, जिंक कितने, एक है, एक। चलिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है ना, एटम और मॉलिक्यूल कहाँ से देखते हैं ये मालूम है? यहाँ से एटम देखते हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूल देखते हैं। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल 2 एटम, तो हाइड्रोजन 2 एटम है। यहाँ पे यदि मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो ये पूरे की मॉलिक्यूल होगा। H2SO4 की एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे H2SO4 की एक मॉलिक्यूल है, 2 एटम है, हाइड्रोजन की 2 एटम है। यहाँ पे ओवरऑल हाइड्रोजन के 2 एटम, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 एटम है, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के 2 एटम है। चलिए ये दोनों तो मैच कर गई। सल्फर एटम, सल्फर यहाँ पे एक है एटम देखते हैं, सल्फर एक है, यहाँ भी सल्फर एक है। ऑक्सीजन देखते हैं हम, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है। तो 1 1 2 2 1 1 4 4, तो सब मैच कर रहे हैं ना। जितने नंबर ऑफ एटम्स राइट साइड में है प्रत्येक एलिमेंट के एटम्स राइट साइड में जितने हैं लेफ्ट साइड में भी उतने हैं। मतलब रिएक्टेंट में जितने एटम्स हैं प्रोडक्ट में भी उतने ही एटम्स हैं टोटल। तो इसी को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ, दोनों साइड प्रत्येक एलिमेंट के सेम एटम्स होने चाहिए दोनों साइड। इधर अगर 3 है ऑक्सीजन तो उधर भी ऑक्सीजन 3 ही होगा। अगर बाय चांस उधर ऑक्सीजन 2 है तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। कोई भी इक्वेशन यदि एक तरफ 3 है एक तरफ 2 है तो वो बैलेंस नहीं है, हम उसे बैलेंस बनाएंगे। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन समझ में आई ये। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट इट डाउन। Pause the video to note it down. Unbalanced chemical equation देखिए, an unbalanced chemical equation has an unequal number of atoms of one or more elements in the reactants and products। रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो दोनों साइड अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे।
अब ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो अनइक्वल ही रहेंगे, कुछ इक्वल भी रह सकते हैं, कुछ अनइक्वल भी रह सकते हैं। यदि एक भी एलिमेंट के एटम अनइक्वल हो गए तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि वो पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। यदि एक एलिमेंट, मान लो कि 10 एलिमेंट का एक पूरा रिएक्शन है, ठीक है ना, 10 एलिमेंट के रिएक्शन तो बहुत लंबा चौड़ा रिएक्शन होगा, तो 10 एलिमेंट के यदि रिएक्शन है उसमें 9 के 9 जो एलिमेंट हैं अगर वो बैलेंस्ड है, मतलब कि इधर भी 9 एलिमेंट के एटम्स इधर भी उतने ही और इधर भी उतने ही, दोनों तरफ उतने ही, लेकिन अगर एक भी एलिमेंट के एटम डिफरेंट हो गई दोनों साइड तो हम कहेंगे कि वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन एटम, हाइड्रोजन की संख्या रिएक्टेंट में देखें तो 2 है, प्रोडक्ट में देखें तो भी 2 है, कोई दिक्कत। ऑक्सीजन की संख्या यदि देखें, ऑक्सीजन एटम्स की संख्या देखा जाए तो 2 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में 1 है। तो हाइड्रोजन एटम इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वल हो या ना हो, ये एक भी यदि अनइक्वल हो गया तो वो पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, तो इसे हम कहेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसको बैलेंस कैसे करना है वो हम सीखेंगे, बैलेंस करना जानेंगे। आप इसका कैलकुलेशन पार्ट जरूर देखिएगा, बैलेंस करना सीखेंगे, ये तो डिस्कशन पार्ट है, तो आप ये समझ गए। चलिए वेरी गुड, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देयर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। A balanced chemical equation has equal masses of various elements in reactant and products. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होते हैं उनको, उनके दोनों तरफ जितने भी एलिमेंट्स हैं सब की जो मासेस होंगी वो इक्वल होंगी दोनों तरफ। मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मतलब कि दोनों तरफ एटम्स की संख्याएं अलग होंगी किसी एक एटम की। मान लो एक तरफ ऑक्सीजन की संख्या 1 है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो ऑक्सीजन का मास 16 AMU होता है, 16 AMU इधर तो इधर 32 AMU। गलत हो गया ना, मतलब दोनों तरफ तो अलग अलग है ना मास की वैल्यू। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है आप जानते हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो जितने भी एटम्स हैं उनके मास का जो सम होता है दोनों तरफ इक्वल होगा, दोनों तरफ इक्वल होगा, लेकिन यहां नहीं होगा। तो ये सब जो है ऐसा ही होता। तो ये वाला चीज समझ में आ गया, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ मासेज सेम होंगे यदि वह बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो यदि बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, मतलब अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा, दोनों तरफ मासेज अलग अलग होंगे। एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज अनइक्वल मासेज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अभी मैंने आपको बताया था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मासेज जो होंगे वो अलग अलग होंगे। इसके एग्जाम्पल में भी आपको बताऊंगा, 1 मिनट रुक जाइए। The chemical equation are balanced to satisfy the law of conservation of mass in chemical reaction. किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम जब बैलेंस करते हैं तो वो बैलेंस हम इसलिए करते हैं ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर लेता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होते हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ एटम्स की संख्याएं सेम होती हैं, प्रत्येक एलिमेंट के एटम्स की संख्याएं सेम होती है, हाइड्रोजन की संख्याएं सेम होगी, ऑक्सीजन की संख्याएं सेम होगी, जो भी एटम्स उसमें जो जिस भी एलिमेंट की एटम है वो सारे के सारे एटम्स सेम होते हैं, इसीलिए मास भी सेम होते हैं, इसीलिए वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। कौन करता है फॉलो? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और अनबैलेंस फॉलो नहीं करता। तो द केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस्ड टू सटिस्फाई। केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं किस लिए?
वाई वी बैलेंस्ड अ केमिकल इक्वेशन, आपको क्वेश्चन पूछा जाए वाई वी बैलेंस्ड अ केमिकल इक्वेशन, तब आप आंसर दोगे द केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन द केमिकल रिएक्शन। ये आंसर है। ये सब क्वेश्चन कभी कभी बच्चों से पूछा जाता है, तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों, आखिर हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, व्हाई वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, व्हाई। तो उसका आंसर ये होगा क्योंकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है आप जानते हो, क्लास 9th में आपको पढ़ाई गई थी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में टोटल मास इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टोटल मास इन प्रोडक्ट, उसी लॉ को फॉलो करता है। वी शुड नेवर चेंज द फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड टू बैलेंस एन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम फॉर्मूला चेंज नहीं कर देंगे। सबसे पहले तो आप इसे पॉज कीजिए, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आपने लिख लिया, अब मैं इसको इरेज करता हूं और मैं आपको बताता हूं इसका मतलब। जो सेकेंड लाइन मैंने बताया था, थर्ड जो पॉइंट था हमारा, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे शुरू में, और थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो थे वो देखिएगा, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ओके, यहां पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो इधर जो मास होगी देखिए 2 हो जाएगी, 2 × 1 प्रत्येक, दो हाइड्रोजन एटम है और मास 1 होती है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और मास 16 होगी। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, मास 1 होगी। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, मास 16 होगी। 2 + 16 विच इज 18, 2 + 32 विच इज 34। क्या मास इक्वल है? नहीं है इक्वल। यदि मास दोनों तरफ इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये कैसा इक्वेशन? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। कैसा इक्वेशन? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो कोई भी इक्वेशन अनबैलेंस्ड है या नहीं, या तो आप एटम की संख्याएं देखकर पता कर सकते हो, या तो आप मास देखकर पता कर सकते हो। इजी तो एटम की संख्याएं देखकर, ऐसे ही हमको पता चल रहा है ऑक्सीजन यहाँ 2 है, वहां पे 1 है। तो ये हो गया अनबैलेंस्ड इक्वेशन के लिए। अब बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए देखिए, बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए देखिए, बैलेंस हम कैसे करते हैं। बैलेंस एक एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तो हम एक गलती नहीं करेंगे। मैंने आपको बोला था कि बैलेंस करने के लिए आप फॉर्मूला चेंज नहीं कर दोगे। ऐसा नहीं कि यहाँ से 2 हटा दोगे, फॉर्मूला चेंज कर देना, इधर 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, ना, गलत। ऐसी गलतियां कभी मत करना, ऐसी गलतियां कभी भी मत करना। फॉर्मूला चेंज नहीं किया जाता। बैलेंस करने के लिए हम फॉर्मूला चेंज नहीं करते। इससे अच्छा यह है कि उसके आगे हम 2, 3, 4, 5 इन सब नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो आगे हम मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऑक्सीजन कितनी हो गई? 2 हो गई। भले ही हाइड्रोजन 4 हो गई, तो हाइड्रोजन 4 हो गई, तो इधर भी हम करेंगे। अब ये नहीं कि यहाँ पे 4 लिख देंगे ना, आगे यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब 2 × 2 = 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन भी 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। ये हुआ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हुआ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो सिंपल भी होता है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के का, उसे हम हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। तो हीट एंड ट्रायल मेथड, तो यहाँ पे देखिए ये कितने एटम है, हाइड्रोजन के 4 एटम है, और मास कितनी होती है प्रत्येक की? 1 होती है। 2 है, 16 होती है मास। हाइड्रोजन कितनी है? 4 है और मास 1 होती है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं और मास 16 होती है। 4 + 32, 4 + 32, 36, 36। दोनों तरफ मास सेम है ना, 36 AMU, 36 AMU, तो मास सेम है। इसका मतलब ये इक्वेशन कैसा है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये कैसा इक्वेशन है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। समझ में आ गया? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको एक बात बताया था कि फॉर्मूला चेंज नहीं करते हैं किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, यहां से O2 के जगह O लिख देते हैं, फॉर्मूला ही चेंज कर देते हैं। किसी का भी फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। यदि बैलेंस करना है तो हम आगे 2, 3, 4, 5 इन सब नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को O2 लिखेंगे, नाइट्रोजन है नाइट्रोजन को N2 लिखेंगे।
फ्लोरीन को F2 लिखेंगे, Cl2 लिखेंगे, कुछ बच्चे Cl लिख देते हैं। जब भी क्लोरीन के साथ कुछ रिएक्ट होगा तो Cl2 ही लिखेंगे। नाइट्रोजन को N2, अगर ब्रोमीन दिया गया तो Br2 लिखेंगे, आयोडीन दिया गया तो I2 लिखेंगे। समझ में आया? तो ये सब हम लिखते हैं ना, ये नहीं कि ऑक्सीजन दिया गया तो O लिख देंगे, हाइड्रोजन दिया गया तो H2 ही लिखेंगे, ये नहीं कि सिर्फ H लिख देंगे कुछ मिलाने के लिए। कुछ बच्चे ऐसा काम करते हैं, तो नहीं, फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, हम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बेसिक बातें थी, समझ में आ गई आपको। अब हम सीखेंगे कि बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब हम सीखेंगे बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। जो सिंपल वे होता है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का, उसे हम हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड। तो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहां पे आपके सामने, CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसी को हम लाइम वाटर कहते थे। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं, जिसे हम लाइम भी कहते हैं, कल मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड में। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही सिलेक्ट लाइम कहते हैं, या फिर लाइम वाटर कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और वाटर रिलीज करता है। ये एक इक्वेशन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि लाइम वाटर है, इसे हम सिलेक्ट लाइम भी कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है और वाटर रिलीज होता है। अब देखिए हीट एंड ट्रायल मेथड। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे। किसे बैलेंस करेंगे? मेटल को। कैल्शियम इधर कितने हैं? 2 हैं। इधर भी कैल्शियम कितने हैं? 2 हैं। देखना है कैसे बैलेंस करता है, ये देखिए, सीखिए। कैल्शियम 1, 2 मैंने बोल दिया था क्या? मैंने 2 बोल दिया था शायद गलती से। कैल्शियम इधर भी 1 है, कैल्शियम इधर भी 1 है। ऑक्सीजन की बात की जाए, ऑक्सीजन को बाद में देखेंगे। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 2 4 है। अच्छा, ऑक्सीजन भी सेम है क्या? 3 और 1 4। हाइड्रोजन भी 2 है इधर, हाइड्रोजन भी इधर 2 है। ऑक्सीजन इधर 2 है और 2 है 4 है, इधर 3 है और 1 4 है। कार्बन इधर, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। ये तो बैलेंस्ड ही है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ये। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ये तो बैलेंस आपको करने में बता ही दिया था, बैलेंस कैसे होते हैं, ये समझ में गए। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से हम बैलेंस करते हैं। कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, मतलब ऑक्सीजन 4 हो गया, इधर 3 और 1 4। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, बस हो गया। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। तो इसी प्रकार से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ये तो हालांकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही थे। एक केमिकल इक्वेशन में देता हूं, उसे बैलेंस करना है हमें, इसे मिटाता हूं और एक एग्जांपल मैं लेता हूं। आयरन है Fe प्लस H2O आयरन और H2O जब रिएक्ट करता है तो Fe3O4 प्लस H2, Fe3O4 प्लस H2। अब देखिए आयरन सबसे पहले देखते हैं। आयरन इधर कितने हैं? 1 है, इधर आयरन कितना है? सबसे पहले मेटल ही देखते हैं। आयरन इधर 1 है, इधर 3 है, तो इधर हम आयरन को भी 3 कर देते हैं, कोई दिक्कत? अब हाइड्रोजन देखेंगे। हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, चलो ठीक है। ऑक्सीजन इधर 1 है, ऑक्सीजन इधर 4 है, तो इधर ऑक्सीजन को 4 करना पड़ेगा। जब ऑक्सीजन को 4 किया इधर, तो ऑक्सीजन तो सेम हो गया, लेकिन हाइड्रोजन पे इफेक्ट पड़ गया। हाइड्रोजन हो गया 8, तो हाइड्रोजन को भी 8 कर देंगे। बैलेंस्ड हो गया, बैलेंस्ड। तो ये हुआ केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका, हीट एंड ट्रायल मेथड इसे कहते हैं।
और भी अलग अलग तरीका मैं बताऊंगा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में। यदि आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो मैं बहुत सारे इक्वेशन लेके आऊंगा कैलकुलेशन पार्ट में, ये हमारा डिस्कशन पार्ट है, तो आप इस इक्वेशन को नोट डाउन कर सकते हो। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं ये देखिए। तो मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट। किसी भी केमिकल इक्वेशन में हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट को शो कर सकते हैं। सेकेंड नंबर, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन। तो उस किसी भी रिएक्शन में हीट चेंज क्या हो रहा है, मतलब हीट इवॉल्व हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यदि एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो रिएक्टेंट के साथ हम हीट एनर्जी लिख देंगे। यदि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मतलब कि हीट इवॉल्व हो रहा है तो प्रोडक्ट के साथ हम हीट एनर्जी लिख देंगे। तो ये तरीका होता है पता करने का या फिर बताने का, मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने का कि हीट या वो जो इक्वेशन है, वो जो रिएक्शन है वो कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो रिएक्टेंट के साथ प्लस हीट लिख देंगे, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो प्रोडक्ट के साथ प्लस हीट लिख देंगे। बाय इंडिकेटिंग द, अभी मैं तीनों के एग्जांपल्स दिखाऊंगा आपको, पहले आप ये देख लो। बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस। ये वो कंडीशन होते हैं जिसके अंदर, इसमें हम कंडीशन बता सकते हैं जैसे कि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ही वो काम होगा। किसी भी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। जैसे कैटलिस्ट MnO4, तो ऐसे एरो के नीचे हम MnO4 कैटलिस्ट हीट देंगे MnO4 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वो काम हो रहा है। कोई भी रिएक्शन होगा MnO4 के प्रेजेंस में या तो रेट बढ़ जाएगा या तो रेट घट जाएगा। मतलब कि ये सपोज कीजिए कि आप दौड़ रहे हो, जब दौड़ रहे हो, यदि आपको एनर्जी चाहिए, यदि तेज दौड़ना है तो आप बीच में जूस पी लेते हो या फिर हॉर्लिक्स ले लेते हो, जिसके कारण आप में एनर्जी, आप बूस्टिंग हो जाते हो। तो आपका रेट, जो दौड़ने का रेट होता है, आप रोज दौड़ते हो टाइम के साथ, वो स्पीड हो जाता है ना, आपकी स्पीड बढ़ जाती है। उसी प्रकार से रेट जो होती है इसकी बढ़ जाती है, ये जल्दी जल्दी रिएक्ट करने लगता है। यदि रेट घटाना है, धीरे धीरे रिएक्ट करवाना है, तो उसके लिए भी कैटलिस्ट आते हैं। तो ये सारे कंडीशन जो होते हैं हम इन्फॉर्म कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन में। तो ये तीनों को अभी मैं इरेज करके तीनों के एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल था हमारा स्टेट में। किसी भी इक्वेशन को हम मोर इंफॉर्मेटिव बनाते हैं स्टेट से। यदि कोई सब्सटेंस सॉलिड है तो हम S से डिनोट करेंगे। यदि कोई सब्सटेंस वाटर के साथ मिला हुआ है, यदि जिसे एक्वस कहते हैं, तो AQ लिखेंगे। यदि कोई गैसियस सब्सटेंस है तो हम G, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे गैसियस सब्सटेंस है तो G लिखेंगे। तो जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एसिड है एक्वस फॉर्म में, तो जिंक सल्फेट बनाता है एक्वस फॉर्म में ही, और हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व करता है। ये एक एग्जांपल है इवोल्यूशन ऑफ गैस का। तो H2 इवॉल्व कर रहा है यहाँ पे, जो कि एक गैस है। नेक्स्ट एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्वस है, लाइम वाटर जिसे हम कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो G हमने लिखा। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड निकलता है। H2O लिक्विड है तो हम लिक्विड लिखेंगे। सॉल्यूशन जो होते हैं ना, वाटर के साथ जो सॉल्यूशन होते हैं उसे हम एक्वस कहते हैं, और ये वाटर है तो लिक्विड कहेंगे। अब देखिए सेकंड जो हमारा था, सेकंड क्या था, हम टेम्परेचर जो होते हैं, टेम्परेचर को कैसे डिनोट करते हैं कि केमिकल इक्वेशन में कौन सा कैसा टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर फॉल हो गया या फिर टेम्परेचर राइज अप हो गया। टेम्परेचर जब राइज अप होता है तो हीट इवॉल्व होता है। तो पहला एग्जांपल राइज अप का है। टेम्परेचर राइज अप में देखिए हीट इवॉल्व हो रहे हैं, हीट निकल रहा है। जब हीट इवॉल्व होता है टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, और हीट जब इवॉल्व होता है तो हम इसी को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल जो हमारा है, कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और हीट इवॉल्व हो रहा है। तो कार्बन को जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और हीट भी निकलता है। तो ये एग्जांपल था एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो ये समझ में आया, हीट यहाँ पे दिया गया क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है, तो हीट से पता चलता है कि हीट निकल रहा है, जो टेम्परेचर हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है रिएक्शन में। तो अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन
नाइट्रोजन को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो हम हीट भी देते हैं और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक गैस है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो फॉल डाउन हो जाएगा, टेम्परेचर घट जाएगा, क्योंकि ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये हीट को एब्जॉर्व कर लिया, इसने हीट को एब्जॉर्व कर लिया। हीट को जब एब्जॉर्व किया जाता है तब वो इंडोथर्मिक रिएक्शन बन जाता है। ये इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, आप याद रखोगे। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राइट एन एग्जाम्पल ऑफ इंडोथर्मिक रिएक्शन, तो आप ये वाला बेस्ट एग्जाम्पल है। मैंने आपको सारे बेस्ट एग्जांपल लिखवाए। इंडोथर्मिक रिएक्शन का ये एग्जांपल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ये एग्जांपल, इवोल्यूशन ऑफ गैस का ये एग्जांपल, ये सारे एग्जांपल्स आप याद करोगे। अब देखिए थर्ड था अंडर कंडीशन, किसी भी कंडीशन में कोई रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे MnO2 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है पोटासियम क्लोरेट का। पोटासियम क्लोरेट में जब हम हीट करते हैं, पोटासियम क्लोरेट को हम हीट देते हैं, दिस इज द साइन ऑफ डेल्टा विच शोज द हीट। तो जब हम हीट देते हैं पोटासियम क्लोरेट को इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2, तब पोटासियम क्लोराइड निकलता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। तो ये जो है यहाँ पे MnO2, ये कैटलिस्ट है, जो कि कैटलिस्ट का काम क्या है? कैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है या घटाता है। ए कैटलिस्ट कैन, या फिर हम में कह सकते हैं ए कैटलिस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये MnO2 यहाँ पे कैटलिस्ट है, जो कि रेट को, रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकता है, रिएक्शन के रेट को घटा भी सकता है। वो डिपेंड करता है कि किसके साथ कौन रिएक्ट कर रहा है। तो ये सब जो थे, ये इन्हीं तीनों वे की मदद से हम केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के कौन कौन से टाइप्स हैं, केमिकल इक्वेशन, तो इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।